हेलो, आपका फिर से इस क्लास में स्वागत है। तो जैसा कि मुझे याद आता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड को पढ़ा था और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड पर कुछ सवाल भी बनाए थे। nth सेकंड क्या होता है और n सेकंड्स क्या होते हैं, इनके बीच में हमने अंतर भी पता किया था। और इसके बाद हम लोगों ने इस nth सेकंड वाले कंसेप्ट का इस्तेमाल वन डायमेंशनल वर्टिकल मोशन के लिए किया था। उसमें पता लगाया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट u स्पीड से ऊपर फेंकेंगे तो u/g टाइम तक ऊपर जाता है और u/g टाइम तक नीचे आता है, इसलिए टोटल टाइम टेकन 2u/g होता है। हम लोगों ने यह भी सीखा था कि जब u स्पीड से कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाती है, सीधे ऊपर जाने के बाद वो u²/2g डिस्टेंस चल करके रुक जाती है और फिर से वापस आती है। हम लोगों ने यह भी देखा था कि जिस स्पीड से वो गई थी ऊपर, उसी स्पीड से एग्जैक्टली वो उतने ही स्पीड से नीचे आती है। और इसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, सेकंड में कितना होगा, फर्स्ट और सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने उसको पढ़ा था। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा सा भूल रहे हैं उन चीज़ों को, तो आप फिर से एक बार जाएँ पुनः और उस क्लास को देखें, और क्लास को देखने के बाद आपको पुनः सब कुछ याद आ जाएगा। तो उन्हीं कंसेप्ट्स को आज आगे बढ़ाते हैं। और आज जरा हम लोग गौर करें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट u स्पीड से फेंका जाए और उसका एक्सेलरेशन ठीक उल्टा हो, u स्पीड से ऊपर फेंका और उसका एक्सेलरेशन ठीक नीचे है, तो ये ऑब्जेक्ट जा करके लौट आती है और इसका मोशन स्ट्रेट लाइन होता है। तो आप ठीक से ध्यान दें कि एंगल बिटवीन u एंड g बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंगल बिटवीन u एंड g ये दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, गौर कीजिएगा। एंगल बिटवीन u एंड g, u और g के बीच का एंगल 180 डिग्री है और ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंके तो u स्पीड से फेंके, इसका एक्सेलरेशन नीचे है, तो u भी नीचे g भी नीचे, जब दोनों आपस में 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उसका मोशन स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंकें कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसके एक्सेलरेशन के बीच 0 एंगल हो या 180 एंगल हो, तो ऐसे केस में ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है। लेकिन अगर u और g के बीच का एंगल 0 और 180 ना हो, तो जैसे g तो नीचे की ओर है, आपने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया, तो ऐसे फेंका तो ये टेढ़ा होकर इधर गिरेगा। अगर आपने g नीचे की ओर है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया तो वो ऐसे करके गिर जाएगा। मान लीजिए कि g नीचे है और आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका तो वो ऐसे करके गिर जाएगा, तो टेढ़ा जा रहा है। कहने का मतलब है कि एंगल बिटवीन u एंड g अगर 180 और 0 नहीं रहा तो पाथ स्ट्रेट नहीं होगा, पाथ टेढ़ा होगा, कर्व्ड होगा। और इस पाथ को विशेष तौर पर हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इसलिए आज का क्लास प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक फंडामेंटल्स पर होगा। हम लोग चैप्टर दे देते हैं, बेसिक फंडास ऑफ प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल की डिफिनीशन ले लें। डिफिनीशन यही है कि इफ एंगल बिटवीन u एंड g यानी एक्सेलरेशन इज नीदर 0 डिग्री nor 180 degree, then the path is curved, then the path of body is curved, बॉडी का पाथ कर्व्ड होता है और इस मोशन को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक टेढ़ा चलने वाला पाथ होगा। बाद में डिटेल करेंगे कि क्या होता है। प्रोजेक्टाइल जो है शब्द प्रोजेक्ट से बना हुआ है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है फेंकना। जब किसी चीज को आप फेंकते हैं तो उसको हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे और उसका मोशन टेढ़ा जाता है। इसलिए बेसिक फंडाज में सबसे पहले हम लोगों ने इस प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन पढ़ा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या डिटेल्स हो सकती हैं।
तो एक सामान्य तौर पर मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, ध्यान दीजिएगा, और यहां से हम इस प्रोजेक्टाइल को अगर हम फेंकते हैं तो वो ऐसे जाकर गिरता है। तो जब आप फेंकते हैं तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी u होती है। गौर कीजिएगा, सबसे पहले आपको जो इंफॉर्मेशन है वो लिखिए। आपकी इनिशियल वेलोसिटी u आपको मालूम होती है, लेकिन चूंकि ये एक वेक्टर है इसलिए इसका एंगल भी मालूम होना चाहिए, तो सामान्यतः आपको थीटा भी मालूम होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब कितनी वेलोसिटी से फेंका और कितनी एंगल पे फेंका, ये दोनों चीजें हमको मालूम होती हैं। इसके अलावे हमें एक्सेलरेशन मालूम होता है कि ठीक ठीक नीचे की ओर है। एक्सेलरेशन पूरे जर्नी में नीचे की ओर ही रहता है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आपने देखा ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है हमेशा। तो एक तरीका ये है, अब ध्यान दीजिए कि जब ठीक है ये गिरा, कुछ चीजों को हम समझ लें जरा सा। तो यहां से यहां तक की जर्नी में इसको हम लोग कह सकते हैं एसेंट यानी चढ़ना, और वहां की जर्नी को हम कह सकते हैं डिसेंट यानी कि उतरना। और दोनों के बीच में ये जो पॉइंट होता है ये बहुत ऊंचा, सबसे ऊंचा पॉइंट है। इस हाइट को हम लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं। एच मैक्स कह सकते हैं, एच एम कह सकते हैं, एम एच कह सकते हैं, जो नाम आवे गाय बकरी कुछ भी बोल सकते हैं। यहां से चल के जो यहां पहुंचा, ध्यान दीजिएगा, जिस लेवल से चले थे उसी लेवल पर वापस पहुंचे हैं। इस डिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। इस डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल रेंज आर कहते हैं। और जो टाइम है ये पूरा यहां से यहां जाने का, इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विभिन्न डिफिनीशन क्या होते हैं। प्रोजेक्टाइल यहां से गया, इनिशियल वेलोसिटी ये रही, थीटा ये रहा, एक्सेलरेशन नीचे रहा, ये जाएगा और ऐसे उछल के यहां पे गिरेगा। तो जहां पे गिरेगा वो यहां के लेवल पर ही होगी, जमीन पर होगी, तो इसको कहेंगे रेंज, इसको कहेंगे हाइट। ये असेंट रहा, ये डिसेंट रहा, ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये हो गया हमारा ओवरऑल परिचय। अब जब परिचय मिल गया तो चलिए कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बेसिक बात है इस जगह पर। जनरली वेलोसिटीज जो होती हैं, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में हो तो हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को इस तरह रिजोल्व करते हैं कि कम से कम एक कंपोनेंट उनका सेम डायरेक्शन में हो। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो वेलोसिटी को रिजोल्व ऐसा कीजिए कि कम से कम एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन की ओर हो, या एक्सेलरेशन को ऐसा रिजोल्व कीजिए कि कम से कम एक कंपोनेंट वेलोसिटी की ओर हो। ऐसा करने से चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो चलिए इसी प्रिंसिपल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए हमने यहां पर एक नया प्रोजेक्टाइल लिया। ये ध्यान दीजिए, ये एंगल यू है, ये थीटा रहा। बस यहां से शुरुआत कर देते हैं। एक्सेलरेशन ठीक नीचे की ओर है, आप जानते हैं। तो u को देखना है, u को ब्रेक करेंगे क्योंकि u तिरछा है। u का एक कंपोनेंट आप वर्टिकल कर दीजिए, एक हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। तो आप ध्यान दीजिए कि ये u cos थीटा कंपोनेंट हो जाएगा और ये u sin थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। एक्सेलरेशन ठीक नीचे की ओर है, यानी एक्सेलरेशन वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखिए ओवरऑल हमने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी के बदले हम दो वेलोसिटी ले लेते हैं। आप भी यही कीजिएगा। इस वेलोसिटी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, हमने तुरंत इसको रिजोल्व करना है। u sin थीटा u cos थीटा मिलेगा। अगर थीटा यहां रहा तो ये u cos थीटा होगा, ये u sin थीटा होगा। इससे बहुत कोई चेंज नहीं आता, जो भी कंपोनेंट है आप निकाल दीजिए। और यहां पे g है। इस डिस्टेंस को जब यहां पे आता है तो मान लीजिए कि इस डिस्टेंस को हम r कहते हैं। यह है रेंज, यहां से यहां तक। और ठीक से गौर कीजिएगा, जब आपने चीजों को ब्रेक कर दिया है तो अब u sin थीटा और g पे नजर डालिए। क्या ये वर्टिकल मोशन है? क्या ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है? बाकी को मत देखिएगा, आप सिर्फ इसको और इसको देखिए। इस ऑब्जेक्ट को u sin थीटा से ऊपर फेंका गया और g से रिटार्डेड एक्सेलरेशन यहां पे हमें दिख रहा है। तो यहां पे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द टाइम टू गो अप? इसमें टाइम टू गो अप कितना होगा?
तो आपको मालूम है ना, टाइम टू गो अप होता है u/g, लेकिन यहाँ u के बदले क्या लेंगे आप, u sin θ/g। तो याद रखिए टाइम टू गो अप हो गया u sin θ/g, एंड टाइम टू गो डाउन भी तो वही होगा, टाइम टू गो डाउन भी होगा u sin θ/g, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगी 2u sin θ/g। मतलब सिर्फ इस कंपोनेंट से आपको टाइम मिल जाएगा, ये कंपोनेंट जो भी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये वेलोसिटी मिल गई तो आप 2u/g कर दीजिएगा तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। यानी इस जगह पे जाने का टाइम है, चढ़ने का टाइम है u sin θ/g, उतरने का टाइम है 2u sin θ/g, इसलिए टोटल टाइम है 2u sin θ/g। इसको याद रख लीजिएगा, इस कंपोनेंट से हम टाइम निकाल लेते हैं। अब जब टोटल टाइम आपको मिल गया है कंपोनेंट के हिसाब से, तो इसमें 2-3 बातें यहां पे गौर करने की हैं। सबसे पहली बात है कि थीटा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा 90 डिग्री तक, यानी कि जितना थीटा होगा उतना ही टाइम ज्यादा होगा। यहां पे गौर करके देखिए, जितना थीटा ज्यादा होगा उतना ही टाइम ज्यादा होगा। यानी मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने 5 मीटर पर सेकंड से एक पत्थर ऐसे फेंका और 5 मीटर पर सेकंड से एक पत्थर ऐसे भी फेंका, तो कौन सा पत्थर ज्यादा देर तक रहेगा हवा में? तो ठीक से देख लीजिए, यू तो दोनों में सेम है, यू तो दोनों में सेम है, थीटा जिसका ज्यादा है उसका टाइम ज्यादा होगा। इसलिए टोटल टाइम का फॉर्मूला वहां पे एनालिसिस करने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin θ/g, हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आने का u sin θ/g, आइए लिख लेते हैं, t बराबर u sin θ/g, t बराबर u sin θ/g लौटने के लिए, और टोटल टाइम हो गया 2u sin θ/g। अब आइए हाइट, कितनी हाइट जाएगी, फिर से उसी वर्टिकल पे ध्यान दीजिए। याद रखिए टाइम और हाइट ये वाली करीब करीब हम लोग हर बार इधर से निकाल लेते हैं। तो जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो 2 मोशंस का बना हुआ है, एक वर्टिकल मोशन जो कि रिटार्डेड है और एक हॉरिजॉन्टल मोशन जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इन दोनों को मिला देंगे तो आपको प्रोजेक्टाइल पूरा तैयार हो जाएगा। याद रखना है कि टाइम दोनों मोशन में एक ही यूज होता है, टाइम इधर से निकाल के इसमें यूज कर लीजिए या इधर से निकाल के इसमें यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वेक्टर के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, 2 कंपोनेंट हैं इसलिए हर कंपोनेंट का कैलकुलेशन अलग होगा और उसको खाली हम लोग टाइम के माध्यम से अटैच कर देंगे। और ये पूरा क्लास में और आगे के 2-3 क्लास हम लोग यही सीखेंगे कि इस झंझट से हम लोग कैसे मुक्ति पाएं। तो चलिए इस तरह से हमने देखा। अब चलिए हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट u स्पीड से फेंकी जाए तो कितनी ऊंचाई तक जाती है, u²/2g हाइट तक जाके लौट आती है, आपको बताया था ना। तो u sin θ से आपने फेंका है इसको और g इसका रिटार्डेशन है, तो कितना होगा इसका मैक्सिमम हाइट, u² sin² θ दिस स्क्वायर/2g, ये आपका मैक्सिमम हाइट मिल गया। तो हाइट होती है u² sin² θ/2g। बहुत ही आसान। तो मेरी सलाह है कि आप बार बार u के कंपोनेंट तोड़कर काम चलाइएगा। कंपोनेंट तोड़ते ही आप पाएंगे कि आपकी स्पीड फास्ट हो गई है। फॉर्मूलों के फेर में मत पड़िएगा, फॉर्मूले अक्सर नहीं काम करते, क्योंकि जो टीचर्स आपके क्वेश्चन सेट करते हैं उनको भी मालूम है कि फॉर्मूले कब कब यूज नहीं किए जाएंगे, तब ऐसे में आप फंस जाएंगे सवाल बनाते समय। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप ब्रेक करके उसी समय तत्काल में ब्रेक करके काम कीजिएगा। तो फिलहाल हमने मैक्सिमम हाइट देखा कि u² sin² θ/2g है। इसको भी अगर आप गौर से देखें तो u अगर कांस्टेंट हो तो थीटा ज्यादा होगा तो मैक्सिमम हाइट ज्यादा होगी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल का टाइम ज्यादा है तो उसकी हाइट भी ज्यादा होगी। मैक्सिमम हाइट हो गया। अब रेंज पे गौर कीजिए। ये जो रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसके बारे में हम क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में ये देखें हम लोग कि इसकी स्पीड u cos θ है और इधर कोई एक्सेलरेशन है नहीं। इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, बिना एक्सेलरेशन का मोशन है। तो जब बिना एक्सेलरेशन का मोशन होगा तो उसमें फॉर्मूला लगेगा
डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो r बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम वहां लिखा हुआ है और वेलोसिटी ये रही, इसलिए रेंज का फॉर्मूला होगा वेलोसिटी u cos थीटा इनटू टाइम। टाइम का फॉर्मूला होगा 2u sin थीटा बाई जी। इसको आप लिखेंगे तो आएगा u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी, और इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ध्यान दीजिए, रेंज का फॉर्मूला आया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये स्क्वायर थीटा नहीं है, 2 थीटा साइन 2 थीटा बाई जी। और हॉरिजॉन्टल रेंज को पढ़ते समय हम लोग एक दो चीजों पे गौर करेंगे इस जगह पे कि ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है इसमें साइन 2 थीटा है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर ये साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे यहां पे आपने कहा कि थीटा, इस थीटा का वैल्यू जब मैक्सिमम हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट भी, वो हाइट भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहां पे अगर r को आप ज्यादा चाहते हैं, अगर आप r को मैक्सिमम देखना चाहते हैं तो साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी कि 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा 1 तक ही जाती है। तो ऐसे में 2 थीटा 90 डिग्री होगी और ऐसे में थीटा 45 डिग्री होगी। इसलिए याद रखिएगा कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम रेंज होता है वो तभी होता है जब 45 डिग्री से उसको फेंका जाता है। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि आप एक पत्थर को खूब दूर फेंकिए, तो जब आपको कहेंगे खूब दूर फेंकिए तो आप उसको कितने एंगल पे फेंकिएगा? 45 पे फेंकिएगा, ताकि वो सबसे ज्यादा दूर जाए। अगर कोई आपसे कहे कि एक पत्थर को सबसे ऊंचा फेंक के दिखाइए, सबसे ऊंचा फेंकने के लिए मैक्सिमम हाइट बढ़ानी पड़ेगी, और मैक्सिमम हाइट बढ़ाने के लिए आपको साइन स्क्वायर थीटा बढ़ाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा बढ़ाने का मतलब है कि आपको थीटा का वैल्यू 90 रखना पड़ेगा, यानी कि आपको ठीक ऊपर फेंकना पड़ेगा। जब ठीक ऊपर फेंकेंगे तो वो सबसे ऊंचा जाएगा, लेकिन जब 45 पे फेंकेंगे तो वो सबसे दूर जाएगा। इस चीज पे गौर कीजिएगा। रेंज और हाइट के लिए मैक्सिमम होने की कंडीशंस अलग अलग हैं। अब आइए हम लोग रेंज वाले मामले पे एक बात और तय कर लें। हम देखते हैं कि रेंज का फॉर्मूला हुआ u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको आप लिख सकते हैं u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, तो आप इस कॉस थीटा के बदले लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। आप लिख सकते हैं ऐसा। अब यहां पे देखिएगा कि अगर थीटा और 90 माइनस थीटा को आपस में बदल दे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन पे, यानी थीटा के बदले 90 माइनस थीटा लिख दें और 90 माइनस थीटा के बदले थीटा लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आर पे। यानी कि इससे यह पता चला कि रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। गौर कीजिएगा, अगर किसी पार्टिकल को आपने फेंका तो 60 डिग्री पे जितना दूर जाएगा 30 डिग्री पे भी उतना ही दूर जाएगा, क्योंकि 60 और 30 थीटा और 90 माइनस थीटा है। 20 डिग्री पे उतना ही दूर जाएगा जितना कि वो 70 डिग्री पे जाएगा। गौर कीजिएगा, 20 डिग्री पे उतना ही दूर जाएगा जितना कि 70 डिग्री पे जाएगा। तो जब थीटा और 90 माइनस थीटा हो तो ऐसे में रेंज का वैल्यू सेम होता है, बट निश्चित रूप से हाइट सेम नहीं होती है। अगर दोनों को u स्पीड से फेंका गया हो तब जाहिर है कि जब आप एक चीज चेंज करेंगे तो दूसरी चीज फिक्स रहेगी। तो इसमें गौर कीजिएगा कि मान लीजिए आपने 30 से फेंका और 60 डिग्री से फेंका, तो जाहिर है कि इनका रेंज सेम होगा, परंतु हाइट किसकी ज्यादा होगी? मैंने आपको पहले ही बताया है, ज्यादा एंगल वाले की हाइट ज्यादा होगी, कम एंगल वाले की हाइट कम होगी। ज्यादा एंगल वाला ज्यादा टाइम तक हवा में रहेगा, कम एंगल वाला कम टाइम तक हवा में रहेगा। इन सब बेसिक बातों को ध्यान रखें। तो हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला,
मैक्सिमम हाइट को निकाला और हॉरिजॉन्टल रेंज को निकाला। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं कि इन फार्मूलों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जब सवाल आएगा ना तो ये फार्मूले आपके गायब हो जाएंगे, उनसे कुछ नहीं होगा। इसलिए आप बार बार रिजोल्व कर लें और तब काम करें। चलिए रिजोल्व करके सवाल बनाते हैं। सवाल किस प्रकार से आ सकते हैं? सवालों में बहुत वैरायटी हो रही है। आइए कुछ कुछ चीजों को देखें। जैसे एक सवाल यहां पे हम लोग लें। पहला सवाल यही है कि इस ऑब्जेक्ट को हमने 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ 100 मीटर पर सेकेंड with 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे फेंका। जब स्टूडेंट्स 11th क्लास में आते हैं तो 0, 30, 60, 90 ये सबको रट के आते हैं, लेकिन जैसे 37 देखते हैं फीवर हो जाता है कि 37 तो हम जानते ही नहीं। ध्यान दीजिएगा कि 37 और भी इंटरेस्टिंग एंगल है। 37 इतना इंटरेस्टिंग एंगल है कि साइन 37 इज इक्वल टू 0.6 होता है और कॉस 53 डिग्री भी 0.6 होता है। उसी तरह से याद रख लीजिए कॉस 37 0.8 होता है और साइन 53 डिग्री भी 0.8 होता है। इस पे एकदम ध्यान दीजिए। साइन 37.6 होता है, कॉस 37.8 होता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, ये 37 डिग्री है। चलिए इसको ब्रेक कर दें। 100 cos 37, 100 sin 37, ठीक है ना। 100 cos 37, cos 37.8 होता है, इसलिए ये हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको ब्रेक कर लिया इसकी मदद से। 37 था तो इतनी आसानी से ब्रेक हो गया, बाकी सब रहते तो दिक्कत होते। इसलिए 37 एंगल आ जाए तो खुश हो जाइए कि अब तो ये बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको ब्रेक किया। आइए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा, यहां से निकालिए 2u/g, 2 × 60/g, यानी कि 120/10 यानी 12 सेकेंड। 12 सेकेंड लगेगा यहां पहुंचने में। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, हमने पुराना फॉर्मूला उपयोग किया, पिछले क्लास वाला। पिछले क्लास में हमने समझाया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम u स्पीड से ऊपर फेंकें तो वो 2u/g टाइम के बाद लौट आता है। तो ये 60 से फेंका है आपने तो 2 × 60/g के बाद लौट आएगा। 100 का कोई यूज मैं नहीं कर रहा हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल दिया। आइए मैक्सिमम हाइट आप जानते हैं कि जब किसी चीज को 60 की स्पीड से फेंका जाए तो कितनी हाइट जाएगा, तो 60 × 60/2g, 60 × 60/2 × 10 यानी कि 20, 30, 180 मीटर आंसर होगा। ये 180 मीटर की हाइट पे जाएगा। u²/2g फॉर्मूला यूज किया गया है मैक्सिमम हाइट के लिए। और रेंज का भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। कितना टाइम लगा भैया, 12 सेकेंड। कितनी वेलोसिटी है, 80। डायरेक्ट गुना कर दीजिए इसको टाइम से तो 960 मीटर आपका रेंज रहा। इस तरह से आप देखते हैं कि हमने बिना किसी फॉर्मूले के, जो रटने वाले फॉर्मूले हैं उनको हम लोगों ने साफ छोड़ दिया है। हम लोग बिना फॉर्मूले के इन सवालों को बनाया। अब हम लोग इन चीजों को समझ गए कि अब किस प्रकार से इसको डील करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे, मैं इसको, अगर आप इसको एक बार फिर से देख लें कि किस तरह से हमने इस वर्टिकल कंपोनेंट की मदद से टाइम निकाला और मैक्सिमम हाइट निकाला, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मदद से हम लोगों ने इसमें रेंज निकाला है। और ये तीनों चीजें सबसे ज्यादा वाइटल है इस जगह पर। चलिए हम लोग अब आगे बनते हैं, छोटे छोटे सवाल बनाते हैं, उसी में कंसेप्ट भी डेवलप होता जाएगा। ध्यान दीजिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक पहलवान, वो बहुत मजबूत है, एक पहलवान एक पत्थर को, एक स्टोन को मैक्सिमम एच हाइट तक फेंक सकता है।
मैक्सिमम हाइट h ही होगी, तो वो मैक्सिमम कितनी दूर फेंक सकता है, ये सवाल है। मैक्सिमम कितनी दूर फेंक सकता है। लैंग्वेज मेरे लिए कोई इशू नहीं है, कभी इंग्लिश कभी हिंदी, समझ आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि हमारे पास एक पहलवान है, उस पत्थर को जब खूब ऊंचा फेंकता है तो h हाइट तक जाता है। ऊंचा कैसे फेंकते हैं किसी चीज को आप? जब खूब दम लगा के ऊपर की ओर फेंकेंगे तो सबसे ऊपर जाएगा। यानी कि जब उसने पत्थर को फेंका होगा तो पत्थर h हाइट गया होगा, और क्या, यही ना कंडीशन है। ये मैक्सिमम हाइट है। सबसे ऊपर एकदम वर्टिकल फेंकेंगे तो दूर जाएगा, वो सबसे ऊंचा जाएगा, ये तो सीधी सी बात है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको खूब ऊंचा फेंकना है तो आपको वर्टिकली फेंकना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको खूब ज्यादा देर तक हवा में रहे इसके लिए फेंकना है तो आपको वर्टिकली फेंकना पड़ेगा। लेकिन खूब दूर फेंकना है तो उसके लिए आपको 45 डिग्री में फेंकना पड़ेगा। ये तीनों चीजें यहाँ पे मिल के आ रही हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने ये कहा कि ये जो पत्थर जोर से उसने फेंका ऊंचाई के लिए तो सीधा फेंका होगा, तो h हाइट तक जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि h का फॉर्मूला क्या बना? u²/2g हुआ। हमने h का फॉर्मूला निकाला u²/2g, यानी u कितना निकला? u² का फॉर्मूला निकला 2gh। पहला इक्वेशन हमने यहां डिराइव कर लिया। माने उस पहलवान के हाथों में दम है कि वो u स्पीड से फेंक सकता है पत्थरों को। अब कहता है कि वो मैक्सिमम कितनी दूर फेंक सकता है, तो मैक्सिमम दूर फेंकने के लिए उसको उस पत्थर को 45 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा। तो कितने जोर से पत्थर को फेंक सकता है वो? u² = 2gh जोर से फेंक सकता है। तो 45 डिग्री पे जब वो फेंकता है, ध्यान दीजिए कि रेंज का फॉर्मूला क्या है? तो रेंज का फॉर्मूला है u² sin 2θ, यानी 2θ जब आप करेंगे तो 45 × 2 यानी sin 90/g हो जाएगा। यानी u²/g इज द रेंज मैक्सिमम, इससे ज्यादा रेंज नहीं पॉसिबल है। तो ये u²/g। अब गौर कीजिए कि u² के बदले में आप भर देंगे 2gh, तो 2gh/g काट दीजिए 2h। यानी ध्यान दीजिए कि अगर कोई पहलवान किसी पत्थर को h हाइट फेंक सकता है तो वो उस पत्थर को 2h दूर फेंक सकता है। 2h से ज्यादा दूर वो नहीं फेंक पाएगा, क्योंकि 45 डिग्री पे 2h ही जाता है, उससे ज्यादा रेंज आप नहीं बना सकते। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसी तरह के सवाल आया करते हैं। अगला सवाल हम लोग ले इसी से मिलता जुलता, तो ध्यान दीजिएगा। कि अगर आप इसको रिवीजन में डाल दीजिए, अगर आप u स्पीड से किसी चीज को फेंकें और वो h हाइट तक जाए, तो जब आप u ही स्पीड से फेंकेंगे 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज के लिए, तो आपको 2h मिलेगा। यही सवाल मैंने उस समय पूछा था कि पहलवान फेंकता है h हाइट तक, तो पहलवान कितना फेंक सकेगा दूर? तो 2h। अब ध्यान दीजिए, एक और पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसा फेंका 45 डिग्री पे फेंका, तो जाहिर है कि आपको यहां मैक्सिमम रेंज मिलेगा। तो मैक्सिमम रेंज कितना होता है? u²/g होता है। ध्यान दीजिए 45 डिग्री होते ही u² sin 2θ 1 हो जाता है g, यानी ये मैक्सिमम रेंज पॉसिबल है। तो जब आप एक पत्थर को मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकते हैं तो ये कितना होता है? तो हाइट कितनी होती है? क्या हाइट भी मैक्सिमम होती है? नहीं। तो ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम रेंज जब u²/g हो तो ऐसे में हाइट होती है u² sin square 45, यानी 1/√2 × 1/√2 u² sin square θ/2g, यानी हाइट होती है u²/4g। तो ध्यान दीजिएगा, अगर रेंज u²/g मैक्सिमम है तो उस हालत में हाइट होता है रेंज/4। यानी अगर आपने एक पत्थर को खूब दम लगा करके 45 पे फेंका तो मैक्सिमम 100 मीटर गया, तो जब 100 मीटर गया तो वो 25 मीटर ऊंचा गया होगा। इसलिए अपनी मैक्सिमम कंडीशन पर रेंज
हाइट का 4 गुना होती है, लेकिन इस केस में 2 गुनी होगी क्योंकि आपने अलग से फेंका है। ये प्रोजेक्टाइल दूसरा है, ये प्रोजेक्टाइल दूसरा है, ये सीधा फेंका और तब 45 पे फेंका, अलग अलग है। ये एक ही पत्थर है जो मैक्सिमम रेंज के लिए पूछा तो मैं हाइट पूछ रहा था। तो इस प्रकार से इन चीजों को हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग अगला पॉइंट देखें। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉर्मूलों को पढ़ने के बाद अगला पॉइंट ये होता है कि वेलोसिटी एट अ टाइम क्या होगा। अगला पॉइंट, व्हाट इज द वेलोसिटी एट अ मोमेंट। प्रोजेक्टाइल के अंदर वेलोसिटी एट अ मोमेंट कितना होता है। ये रहा एक प्रोजेक्टाइल, आइए देखते हैं। इसमें इसको हमने यूं फेंका, यू स्पीड से फेंका था, तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है, हम लोग ब्रेक कर देंगे फट से। इसके पहले कि कुछ पढ़ें, सवाल बनाने से पहले ही मैं तो ब्रेक कर देता हूं। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। जब इसको हमने ब्रेक कर दिया तो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट अ मोमेंट टी। टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी है। याद रखिएगा कि वेलोसिटी एक वेक्टर है। तो टी टाइम के बाद यानी कि अभी तो 0 टाइम हुआ है, 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा आई, u sin थीटा j। इन दोनों को आप मिलाएंगे तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करेंगे तो u मिल जाएगा। सो u है। टी टाइम पर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस तरफ एक्सेलरेशन नहीं है और इस तरफ एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। ध्यान दीजिएगा, तो जिस साइड में, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है, वो कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज u cos थीटा ही बना रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी हालत में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं बदलेगी। यहां भी u cos थीटा, 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 हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा। अब रही बात वर्टिकल कंपोनेंट की, तो वर्टिकल कंपोनेंट में देखिए इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है और एक्सेलरेशन g है। तो v का फॉर्मूला होता है u प्लस at, आप तो जानते हैं। तो v बराबर होगा, u के बदले आप ले रहे हैं u sin थीटा, यानी प्लस ऊपर ले रहे हैं तो g माइनस में लेंगे, माइनस gt। यानी याद रखिएगा कि वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा माइनस gt होती है। याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा u cos थीटा ही होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। पर वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है, चूंकि उसमें एक्सेलरेशन होता है, इसलिए उसका फॉर्मूला होगा u sin थीटा माइनस gt। चूंकि आपने इसको ऊपर फेंका था तो हमने भी u sin थीटा माइनस gt किया। इन दोनों को अगर हम देखें तो किसी भी मोमेंट पर, एट एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट पर ये दोनों ही होंगे हमारे पास, ये भी होगा और ये भी होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा। सो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, और इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। सो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट करना पड़ेगा। कितना लिखेंगे, u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt होल स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt sin थीटा। ये स्पीड रही आपकी एट अ टाइम। अब चूंकि मैग्नीट्यूड निकाल लिया मैंने तो ये स्पीड बन गई। तो अगर कोई पूछेगा कि बताइए भाई इस टाइम के बाद स्पीड कितनी होगी, तो इतनी होगी। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस, डायरेक्शन होगा भाई, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। आप एक ट्रायंगल बना के देख लीजिए, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेंगे तो थीटा मिलेगा। इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स u sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड u cos थीटा। ये आप देख लें, ये स्पीड एट अ मोमेंट है और ये उसका डायरेक्शन है। लेकिन फिर आपको एक बात मैं बता दूं कि आपने सीख लिया भले ही, परंतु उसको फॉर्मूले को रटने की जरूरत आपको नहीं है। फॉर्मूले को रटने की कोई जरूरत नहीं है।
हर सवाल में ब्रेक करिए, हर सवाल में नया काम कीजिए। इसको लिखने से, रटने से बेकार में आपके दिमाग का जो रोम है, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी जो होती है, जितना स्टोर कर सकते हैं बेकार में भरेगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूलों को एक बार सीख लीजिए, ये पॉइंट है, बस उनको रटने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरह से स्पीड मिलती है ऑब्जेक्ट की। अब यहां पे जरा एक बार और गौर कर लें, ठीक से देखिए, वर्टिकल वेलोसिटी तो u sin थीटा माइनस जी टी है। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि भैया ये बताओ कि वर्टिकल वेलोसिटी कब जीरो हो जाती है, वर्टिकल वेलोसिटी कब जीरो होगी, कब जीरो होगी? तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी मतलब जीरो कर लीजिए, u sin थीटा माइनस जी टी जीरो हो जाए तो t बराबर होगा u sin थीटा बाई जी। ये तो आधा टाइम है ना, आपको याद है टाइम आधा, तो आधा टाइम जब होता है मतलब यहां पड़ता है, तो यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है। जब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है तो यहां सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। इसलिए गौर कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एकमात्र यहां पर बची रहती है और सबसे कम स्पीड यहीं होती है, लीस्ट स्पीड टॉप पर होती है, इसी टाइम पर होती है। इस टाइम के बाद, इस टाइम के बाद ये टाइम, ध्यान दीजिए, इस टाइम पर ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन आगे और जब बढ़ेंगे टाइम का वैल्यू बढ़ेगा तो ये वाला पार्ट बड़ा हो जाता है, ये वाला पार्ट छोटा हो जाता है, इसलिए ये निगेटिव हो जाती है। मतलब अभी तक वेलोसिटी ऐसे थी, लेकिन इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी इधर की ओर आ जाती है। यानी कि आप देख सकते हैं कैसे डायरेक्शन चेंज होता है वर्टिकल वेलोसिटी का। तो वर्टिकल वेलोसिटी आधे समय तक ऊपर की ओर होती है और आधे समय तक नीचे की ओर। ध्यान दीजिए, यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी घट गई, यहां पे थोड़ी और घट गई और यहां पे जीरो हो गई। फिर इसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ी, फिर थोड़ी और बढ़ी, फिर थोड़ी और बढ़ी। तो वर्टिकल वेलोसिटी पहले घटी है और फिर बढ़ी है। जब एकदम वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो गई तो ये टॉप पर आ गया था। तो ध्यान दीजिए कि फाइनली आप जानते हैं कि जब बॉडी u sin थीटा से फेंकी गई तो फाइनली जब पहुंची होगी तो u sin थीटा स्पीड से ही आई होगी। आप जानते हैं कि जिस वेलोसिटी से जाती है उस वेलोसिटी से वापस वही आती है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि वर्टिकल मोशन पे कंट्रोल होगा तो प्रोजेक्टाइल आपको आसानी से लगेगा। तो u sin थीटा से गए तो u sin थीटा से लौटे। व्हाट इज द फाइनल स्पीड? तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट यानी फिर से u स्क्वायर ही हो गया। यानी जितनी स्पीड से गए उतनी ही स्पीड से वापस लौटेंगे, उतने ही थीटा से वापस लौटेंगे। इसलिए प्रोजेक्टाइल जो होता है हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक सिमेट्रिकल फिगर होता है। जिस वेलोसिटी से आप जाते हैं उसी वेलोसिटी से आप लौट के आते हैं। तो एनीवे हम लोगों ने इस चीज को बनाया। अब हम लोग इसके, आपको मैंने पहले ही बताया है, फॉर्मूलों को रटने की हरगिज आवश्यकता नहीं है। आप हर सवाल में नया ट्रीटमेंट लें, हर सवाल को रिजोल्व करके ट्रीट करें। फॉर्मूले रटने से आप कुछ नहीं बना पाएंगे। चलिए इस कंसेप्ट को जो हम लोगों ने सीखा वेलोसिटी एट ए टाइम t, उसको हम लोग एक सवाल की मदद से बनाते हैं। क्वेश्चन होगा, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन at 100√3 meter per second at an angle 60 degree from horizontal। चलिए 100 ही छोड़ देते हैं। 100√3 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। बना दीजिए। अभी सवाल पढ़ा नहीं, लेकिन आप शुरू हो जाइए। 100 मीटर पर सेकेंड, ये 60 डिग्री है, तो इधर 100 cos 60 है, इधर 100 sin 60 है, तो cos 60 हाफ होता है, इसलिए यहां आएगा 50 मीटर पर सेकेंड और यहां आएगा 50√3 यानी कि 85 मीटर पर सेकेंड करीब करीब। ब्रेक हो गया पहले ही, देख लीजिए। क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन पे आइए। फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड पर क्या वेलोसिटी है? आप ब्रेक करिएगा चीजों को।
ये 50 मीटर पर सेकेंड, ये 85 मीटर पर सेकेंड। हम लोग बात करने जा रहे हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या होगा। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड याद रखिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यही रह जाएगी, कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड। यहां पे मान लीजिए t इक्वल टू 2 है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 50 ही रह जाएगी। एंड व्हाट अबाउट वर्टिकल वेलोसिटी, अब ध्यान दीजिएगा, जब 85 मीटर से शुरू हुआ है तो इसमें से 10-10 घटाते जाइए। 1 सेकेंड के बाद 75 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद 65 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद 55 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद 45 मीटर पर सेकेंड। यानी याद रखिए हर सेकेंड वेलोसिटी में चेंज होता है कितना, हर सेकेंड वेलोसिटी में चेंज होता है कितना, जितना एक्सेलरेशन होता है उतना। यहां पर एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, आपको मालूम है। यहां पर एक्सेलरेशन 10 है, इसलिए वेलोसिटी 10 बदलेगी। 1 सेकेंड के बाद 75 हो जाएगी, रिटार्डेड है ना इसलिए 75, दूसरे सेकेंड के बाद 65, तीसरे सेकेंड के बाद 55, चौथे सेकंड के बाद 45, ऐसे करते करते 0 हो जाएगी और 0 के बाद फिर बढ़ना शुरू कर देगी। 0 के बाद फिर 1 सेकंड बाद 10 हो जाएगी, फिर दूसरे सेकंड के बाद 20 हो जाएगी, तीसरे सेकंड के बाद 30 हो जाएगी, ऐसे करके बढ़ते जाएगी। तो फिलहाल आपको बोला था 2 सेकंड, तो वेलोसिटी कितनी होगी, 85 के 1 सेकंड के बाद 75 और उसके बाद 65। 85 के 1 सेकंड के बाद 75 होगा और 75 के बाद 1 सेकंड और लीजिएगा तो 65 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना आसान था सारा कुछ। तो कितना लगेगी वेलोसिटी, कितनी होगी, मैग्नीट्यूड इसका 50 स्क्वायर प्लस 65 स्क्वायर का रूट मीटर पर सेकंड एंड थीटा बराबर tan इनवर्स 65/50 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। इस तरह से लीजिए सवाल बनाया। आगे अगर बढ़ें, इसी सवाल को फिर से कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए 2 सेकंड को अगर हम इस मामले को यहीं पे फिनिश करके फिर से एक सवाल पूछ लेते हैं। सीख लिया आपने कैसे बना। और यहां पे मान लीजिए कि इसको भी जरा देख लें कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट भैया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट है टोटल 2h/g, दिस 2 इंटू 85/10। 85 इंटू 2 कितना होता है, ये आपको आ गया 5, 17 सेकेंड, 17 सेकेंड तक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। मैक्सिमम हाइट इसकी क्या होगी भाई, तो u स्क्वायर यानी 85 इंटू 85/2 इंटू 10। एंड व्हाट इज द रेंज, रेंज होगा टाइम इंटू दिस कंपोनेंट यानी 850 मीटर्स। आपने देखा ये पॉपुलर सवाल हमने पहले बना लिया। अब हम लोग एक सवाल यहां पे और बनाएंगे। क्वेश्चन है फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 15 सेकेंड्स। अच्छा 15 सेकेंड पे बताइए स्पीड कितनी होगी। तो 15 सेकेंड पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 50 ही होगी और वर्टिकल स्पीड होगी u माइनस 80। u है 85 माइनस a है 10 गुने 15। ठीक देखिए u माइनस 80, u माइनस 80 हो गया ना, u प्लस 80 हो गया, माइनस में 10 था तो हो गया 85 माइनस 150। घटा देंगे आप, ये तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में जाएगा, 5 में से 10 में से 5 गया 5 और 17 में से 8 गया 7 मीटर पर सेकेंड। ये तो निगेटिव है, इसका मतलब है कि 15 सेकेंड कहीं इधर होगा जिसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर है और वर्टिकल वेलोसिटी निगेटिव है। होगा ही होगा, ये उस पार का मामला है। फिर आप इसको स्क्वायर करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके रूट करेंगे, आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग सवालों को कितनी आसानी से बना पाते हैं आप देख रहे हैं। मान लीजिए इसी में हम एक सवाल को जोड़ दें और कि भाई शुरुआत में तो 60 है, आपने देखा शुरुआत में तो 60 डिग्री एंगल है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कब, यानी एट व्हाट टाइम द एंगल ऑफ वेलोसिटी का एंगल हो जाएगा विल बी 30 डिग्री। अब ये सवाल है, ध्यान दीजिए। 60 डिग्री तो शुरू में था, तो पहले 60 डिग्री था, धीरे धीरे एंगल घटा, तो मान लीजिए कि इस जगह पे 30 डिग्री हो गया है। तो मैं आपसे टाइम जानना चाहता हूं। कोई बात नहीं,
30 डिग्री जब हो गया तो इसका मतलब है कि tan 30 डिग्री होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो tan 30 डिग्री बराबर होगा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा 85 माइनस 10t बाय 50। ध्यान दीजिएगा, यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट होगा u माइनस 80 जो वर्टिकल कंपोनेंट का तरीका होता है, एंड हॉरिजॉन्टल का तरीका है 50, सीधा 50। तो आप देख रहे हैं कि जब आपको tan 30 मालूम है भैया 1/√3 होता है, तो 85 माइनस 10t बाई 50 इक्वल टू 1/√3, तो यहां से आप t आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इतना भी बहुत बड़ी समस्या प्रोजेक्टाइल नहीं होते हैं, बहुत आसानी से सवालों को बनाया जा सकता है। वीडियो लंबा जा रहा है, थोड़ा समय और दीजिए ताकि एक दो और चीजें मैं आपको बता सकूं। जैसे क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा, इस एग्जाम्पल पे गौर कीजिए। ये ऑब्जेक्ट है, हमने 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका, 37 डिग्री से फेंका। तो सवाल पहले देख लीजिए। हमने 50 मीटर पर सेकेंड से एक चीज फेंकी, 37 डिग्री एंगल बनाते हुए फेंकी। तो इससे पहले कि मैं सवाल कहूं आप रिजोल्व कर लीजिए। 50 cos 37 डिग्री हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 50 sin 37 और वो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। चलिए रिजोल्व कर दिया हमने। अब सवाल ये है कि एट t इक्वल टू 2 seconds what is the displacement? What is the displacement? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? गौर कीजिए, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप वो वर्टिकल मोशन वाले पे कंट्रोल ठीक रखिए। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कुछ हॉरिजॉन्टल चलेंगे, कुछ वर्टिकल चलेंगे, सही है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, 2 सेकेंड का मतलब है आप हॉरिजॉन्टली जो चलेंगे, तो मान लीजिए यहां है, तो 2 सेकेंड जब आपको मिला तो 80 मीटर ही चल पाएंगे ना, हॉरिजॉन्टली तो आप 80 मीटर ही चल पाएंगे ना। बात क्लियर हुई आपको? क्योंकि 41 सेकेंड में है, तो 2 सेकेंड में 80 मीटर चलेंगे। ये मोशन ऐसे है। और वर्टिकली कितना चलेंगे, कितना टाइम बोला था? 2 सेकेंड। मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले सेकंड में कितना चलेंगे, दूसरे सेकंड में कितना चलेंगे। तो पहले सेकंड में उसका तरीका आपको बताया था, u प्लस a/2 करने को मैंने आपको बोला था। तो पहले चूंकि a/2 यहां पे क्या करना पड़ेगा, 30 पहला सेकंड में अगर आप देखें तो फर्स्ट सेकंड में कितना ऊपर जाएगा, तो 30 माइनस 5 क्या है भाई, वो g/2 है। 30 माइनस 5 यानी 25 मीटर हो गया पहले सेकंड में, और दूसरे सेकंड में आपको मालूम है कि 25 मीटर अगर पहले सेकंड में है तो उसमें से 10 घटा दीजिएगा तो 15 मीटर दूसरे सेकंड में होगा। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 2 सेकंड में ये 40 मीटर जाएगा ऊपर। तो 80 मीटर इधर जाएगा, 40 मीटर ऐसे जाएगा। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट बहुत आराम से निकलेगा 40 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर का रूट मीटर। और डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स 4/8 यानी tan इनवर्स 1/2। इस तरह से इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पहले तो ये देखा कि प्रोजेक्टाइल क्या है, फिर हमने देखा कि उसमें कंपोनेंट पैदा हो जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाता है, एक वर्टिकल बन जाता है। और मैंने आपको सलाह दी कि फॉर्मूलों को न पढ़ें, कंपोनेंट को ब्रेक करके कंपोनेंट वाइज बात करें। सामान्यतः टाइम और हाइट इधर से मिलता है और रेंज उधर से मिलता है। इस वाले कंपोनेंट में रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन होता है, इस वाले कंपोनेंट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, टाइम दोनों में सेम आता है। इतने सारे सवाल बने, फॉर्मूले रटे, और आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर हो गया होगा कि सवालों को कैसे बनाना है। अपना किताब खोलिए और किताब को देखिए, उसमें क्या छोटे छोटे सुंदर सुंदर सवाल हैं, उन सवालों को बनाइए। अगर आप बनाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। अगले क्लास में हम लोग फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ नए प्रॉब्लम्स और कुछ नए कंसेप्ट लेकर के फिर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।